गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स। जो लास्ट वर्कशीट्स थी, इससे पहले की जो 2 प्रीवियस वर्कशीट्स आई थी, उनमें हमने पढ़ा था सेल क्या होते हैं, सेल के टाइप्स देखे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। तो बच्चों, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था, जैसे कि ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, और सेल की जो कवरिंग होती है ना, जो मेम्ब्रेन होती है जो इसको कवर करती है, उसको हम लोग बोलते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने ये भी देखा था कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है कि सेल के अंदर से कोई चीज़ बाहर जा रही है या फिर बाहर से कोई चीज़ अंदर आ रही है, इसका कंट्रोल हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है ना, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर से कोई चीज़ बाहर आ रही है या फिर न्यूक्लियस के अंदर जा रही है, ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, जिससे ये ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल को अलो करती है, ठीक है, बाहर आना या फिर बाहर जाना। उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल का ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये सेल को कंट्रोल करता है। अभी इसके फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सेल की एक सेल है, ये 2 सेल में डिवाइड हो गया, तो सेल डिवीज़न के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर जो सेल की ग्रोथ है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लियस। जो इसके अंदर प्रोटीन्स या एंजाइम्स की जो फॉर्मेशन होती है ना, वो भी कौन करता है? कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियस हेल्प करता है। एक डीएनए होता है बच्चों, डीएनए जिसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा, मूवी वगैरह देखते हो तो, जैसे पेरेंट्स का टेस्ट कराते हैं और उनका डीएनए मैच हो गया तो हम कह देते हैं कि ये तो इसी का बच्चा है ना, ऐसे करके। या फिर जैसे डीएनए टेस्ट आप बोल सकते हो, जो न्यूक्लियस के अंदर है ना, क्या होते हैं? ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक का मतलब जिसके अंदर जीन्स होते हों, जैसे आपके फादर की हाइट लंबी है और आप भी लंबे हो गए, या फिर उनकी आइज़ का कलर ब्राउन है, आपका भी ब्राउन हो गया, तो ये क्या है? ये आपको जेनेटिकली कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं, ठीक है। तो ये कौन ट्रांसफ़र करता है? ये डीएनए की हेल्प से ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद देखो आरएनए, जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सेल के अंदर राइबोसोम्स की प्रोडक्शन करते हैं, और राइबोसोम्स की प्रोडक्शन हो गई तो मतलब कि आपके प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस हो गए, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब बनना, फॉर्मेशन होना। आई होप आपको बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि सेल के अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं? तो ये क्रोमोसोम्स है ना, ये देखो, ये आपका न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे। इस न्यूक्लियस के ये सेल है, इसके अंदर सेल के अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लियस, ये आपको न्यूक्लियस दिखा हुआ है। इस न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसमें जो पोर्स होते हैं उनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? उनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स होते हैं ये, और यही होते हैं लाइक मेन जो आपका जो जीन्स की जो ट्रांसफ़र है, उनमें कौन हेल्प करते हैं? यही क्रोमोसोम्स ही हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो डीएनए हमने पढ़ा, डीएनए जैसे डीएनए की ऐसे हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, ऐसे बने होते हैं ये। तो इसका जो एक, इसको कह सकते हो आप, ये जो है ना, आप इसकी मतलब ये जो फंक्शनल सेगमेंट है जो इस डीएनए के अंदर जो काम करती है ना, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको जीन कह सकते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना बच्चों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो सकते हैं? तो एक के अंदर 23 पेयर होते हैं। पेयर का मतलब 2, तो 23 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 46। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। वैसे आप कह सकते हो 23 पेयर्स भी होते हैं। उसके बाद देखो ये लिख रखा, जीन्स क्या होते हैं? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए,
ठीक है, किसके ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर, या क्रोमेटिन कह दो आप, वो क्या हो गए, जीन्स हो गए, ठीक है। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स है वो क्या करते हैं, उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि हाइट या फिर और भी जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि कलर हो गया, हाइट हो गई, या फिर और भी आपकी वॉकिंग का स्टाइल, आपके खड़े होने का स्टाइल, मोस्टली चीज़ें आपकी पेरेंट्स जैसी होती है ना, आपके फादर जैसी, आपके मदर जैसी। तो वो किस लिए हुई, क्योंकि उनसे वो क्रोमोसोम आपके अंदर आया है और उसके अंदर वो फीचर्स थे, ठीक है। जैसे कि आपकी मदर की आइज़ ब्लैक है, उनके बाल बहुत ही अच्छे, आपके भी बहुत अच्छे हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके अंदर वो फीचर्स अपनी मम्मी से आए हैं। कैसे आए हैं, किसकी हेल्प से आए हैं, क्रोमोसोम्स की हेल्प से आए हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। बाकी आप पढ़ना। हाँ, एक और भूल गई मैं, जैसे कि हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं, दो तरह के सेल्स देखे थे हमने, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो उनके अंदर जो सेल होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।